जामिया मिलिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, यूजी हो या पीजी हो या डिप्लोमा हो, उनको दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, ये दो चीज़ें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि अगर बाय द वे कोई अंडर ग्रेजुएट में दे रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्वेल्थ में पास आउट हो, लेकिन ट्वेल्थ के साथ साथ उनका मिनिमम एटलीस्ट किसी में 50% मार्क्स होगा, किसी में 45 होगा, तो वो आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर लीजिएगा। आज हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में, मिनिमम मार्क्स के बारे में और मिनिमम कट ऑफ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट .jmicoe.in सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपको इस तरीके का ऑफिशियल आइकन दिखेगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो अपडेटेड जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 21-22 दी, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद इसको सिंपल आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस का आइकन दिखेगा, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर ये कि 111 पेजेस का है। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस पर लेकर जाते। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, पेज नंबर 28 पे आप जाएंगे। पेज नंबर 28 पे अभी जो है मैं अराउंड, देखिए यहाँ पे आपको अगर आप कोर्स का फ़ी चेक करना चाहते तो वो भी आपका हर कोर्स का अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से मेंशन है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जितने भी कोर्स है सबका फ़ी मेंशन है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी बता देते हैं। खैर ये रहा यहाँ से पेज नंबर 28 से, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा प्रोग्राम अंडर मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट। तो ये तो कुछ ऐसा है जैसे कुछ अदर यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब मौका दिया जाता है। तो खैर आते हैं हम जो आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले जनरल गाइडलाइन में ही आपको बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस रहेगा एडमिशन से पहले तक। जहाँ तक जेई मेन की बात कर ले या ये नीट की बात कर ले, इन दोनों के थ्रू जामिया में भी सिलेक्शन होता है, लेकिन जामिया में बीटेक और बीडीएस में और बीआर्क में, ये इन तीनों कोर्स में आपको जेई मेन के थ्रू ही सिलेक्शन मिलता है। अब इसके बाद जो है ये तो चली खैर ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम दिए उनके लिए ये उनका साथ सीन रहेगा, लेकिन आपके लिए क्या रहे वो। पॉइंट नंबर 2 पर अगर आएंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन 2 इसमें देखिएगा, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल विल नॉट बी सेटलाइज फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये यही समझे कि जैसे अभी आपने पेपर दिया, बहुत सारे मास्टर के कोर्सेज में थ्योरी भी पेपर था, बहुत सारे कुछ यूजी कोर्सेज में भी थ्योरी भी लिखना था। तो जो थ्योरी वाला जो सीन जहाँ तक है, थ्योरी में मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 50 मार्क्स का थ्योरी है, तो 50 मार्क्स का थ्योरी है, उसका 30% निकाल लीजिए, अराउंड जो होगा मेरे ख्याल से 15 या 16 मार्क्स के आसपास होगा या 20 मार्क्स के आसपास होगा ही, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो खैर अगर इससे कम आता है, अगर आपका मार्क्स इससे कम आ रहा है थ्योरी वाले सेक्शन में, तो आप एलिजिबल नहीं है। अब ऐसा उठा लीजिए किसी भी कोर्स में, चाहे वो मास्टर के कोर्सेस में हो या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में हो, देख लीजिए सिंपल, जैसे कि नॉर्मली तो यही देखा जाता है कि 40, अगर कुछ कोर्सेज ज़्यादातर कोर्स में यही कि 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 60 जो है वो थ्योरी रहेगा। तो अब 60 के हिसाब से 30% आपका हो सकता है अराउंड 20 मार्क्स के आसपास हो जाएगा, 20 के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं, या 18 मार्क्स के आसपास में। तो अगर एटलीस्ट इतना मार्क्स है तो आप उस केस में आप देखिए एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन आप उस केस में जो लिस्ट आता है ना सैलरी, उसमें आप एलिजिबल हैं, वरना उसमें लिस्ट भी नाम नहीं आएगा, लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा, ये समझ लीजिएगा। तो ये तो उनका जो थ्योरी वाला सीन है। अब इसके बाद आते हैं वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एमसीक्यू दिए। एमसीक्यू जैसे अगर बहुत सारे या डिप्लोमा कोर्स हो गया या यूजी कोर्स में बहुत सारा कोर्स डायरेक्ट सिंपल 100 एमसीक्यू आता है, सोल्व करिए, जो आपके मार्क्स आए उसी के हिसाब से सिलेक्शन मिलता है। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है। उसमें अगर आप देखेंगे तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, ऑब्वियसली आपने देखा होगा। लेकिन आगे अगर मल्टीपल चॉइस और प्रोग्राम तो यूनिवर्सिटी कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 15 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल नॉट बी सेटलाइज फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है यहाँ पे कि अब मान लीजिए कि आपका 100 एमसीक्यू पूछा गया, और नॉर्मली बच्चा तो कोई इसमें ये देखिए ये कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं हो पाता है जहाँ तक जिसका 100 मार्क्स का है, क्योंकि जो बच्चे 100 मार्क्स के एमसीक्यू लाएंगे तो उसमें एटलीस्ट 15 से 20 तो एटलीस्ट किसी भी हाल में ला देंगे। पर ये कि इसमें अगर देखा जाए तो 100 में एटलीस्ट 15 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लिस्ट में नाम आ पाएगा। अदरवाइज आपका लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, चाहे वो इंटरव्यू सेक्शन का हो या फिर एडमिशन सेक्शन का हो, क्योंकि लिस्ट दो तरीके का आता है। एक तो डायरेक्ट इंटरव्यू वाला आता है, तो इंटरव्यू का जहाँ तक से सब कोर्स में नहीं है, कुछ ही कोर्स में है, मतलब बीएड में है और डीएलएड में आई थिंक है बस, और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में, इससे ज़्यादा और किसी और कोर्सेज में इंटरव्यू का, इसलिए क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं जब मैं इंटरव्यू का बात नाम लेता हूँ। इंटरव्यू हर कोर्स में नहीं, कुछ ही कोर्स में। तो इसका मतलब ये कि एटलीस्ट 100 में 100 आउट ऑफ 15 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल। अब इस तरीके से मान लीजिए कि जिनका थ्योरी वाला में 60 to 40 था,
तो 60 to 40 के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो 60 में एटलीस्ट 20 मार्क्स होना चाहिए, और 40 में देखा है तो इसका 15% कितना होगा, अराउंड मान के चलिएगा कि 10 से 15 मार्क्स हो जाएगा, 10 मार्क्स के आसपास में, या 12 मार्क्स में, तो उसमें भी एटलीस्ट 12 मार्क्स होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। ये जामिया के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग है, बाकी लिस्ट आएगा तो उसमें आप देख ही लेंगे। उसके बाद क्या कहा जाता है, एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो जाता तो उसका तो कोई सीन ही नहीं है, मतलब वो ऐसे भी एब्सेंट माना जाएगा। उसके बाद बोल रहा है नो एप्लीकेशन ए रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट री चेकिंग री एवोल्यूशन, मतलब ये कि आप नहीं री चेक और री एवोल्यूशन नहीं करा सकते हैं, ये जामिया के अकॉर्डिंग कहना है। लेकिन ये कि अगर आपको लगता है, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके मार्क्स में कुछ धोखाधड़ी हो गया, तो ऐसे में बस ये कि आपका मार्क्स का वो और जो आंसर जो आपने पेपर सोल्व किया है उस टाइम आपको कार्बन पेपर भी मिला था, उस पेपर को अच्छे से रखिए पास में। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे मतलब जो है एक्चुअल में हमारा मार्क्स ज़्यादा है, तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं और मे भी उस पर कुछ सुनवाई हो, मतलब जामिया में ही। उसके बाद अगर देखा है तो इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है, इसके बाद आप खुद थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ये दो तीन चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और बाकी जामिया मिलिया इस्लामिया के रियल से अपडेटेड आना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि देखिए प्रोस्पेक्टस में बहुत कुछ है, एक बार आप ज़रूर थोड़ा देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही थोड़ा फिर से मैं कंटिन्यू कर दूँ, देखिए पेज नंबर अगर आप 17 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक तो ये कि मतलब ये कोर्स के हिसाब से आपका फ़ी जो है मेंशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो बी ऑनर्स कोरियन का जो बच्चे पूछ रहे थे उनका देखिए ईयरली जो फ़ी लगता है 1 ईयर का वो 15,000 लगता है, और बी ऑनर्स तर्किश में जो वो 7,200 लगता है। इस तरीके से बी ऑनर्स अरबिक में 7,200 लगता है, और बी ऑनर्स इंग्लिश में भी, मतलब ज़्यादातर बी ऑनर्स का जो कोर्सेस है ना उसमें अगर देखें तो 7,200 के आसपास है। इस तरीके से बी ऑनर्स हिंदी जो है वो उसमें भी 7,200 है, और बी ऑनर्स मास मीडिया में भी सेम फ़ी का स्ट्रक्चर है। बाकी आप खुद देख लीजिए, मैं कुछ जो कोर है ना उसका मैं नाम बता दे रहा हूँ। जैसे MA हिस्ट्री बी ऑनर्स हिस्ट्री का सेम फ़ी है, स्ट्रक्चर है, और MA इस्लामिक और बी ऑनर्स इस्लामिक का भी सेम ही है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले, अब इसके बाद जो मेन जो बच्चे पूछते हैं, जैसे कि देखिए ये रहा होटल मैनेजमेंट वालों से इनका देख लीजिए, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट टूरिज्म एंड ट्रैवल का, और बी ऑनर्स उर्दू का देखिए तो ही 7,200 है, और बी ऑनर्स संस्कृत वाले जो एस्पिरेंट है उनका जो है 7,200 ही है। अब इसके बाद जो बी ऑनर्स प्रोग्रामिंग के लिए जो अप्लाई करते हैं यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए उनका भी सेम फ़ी ही है, और जहाँ तक BBA की बात कर ले तो इनका जो फ़ी है BBA का वो 13,000 के आसपास है, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सीट भी मेंशन है। बी ऑनर्स इकोनॉमिक की बात कर ले तो 7,200 है, और उसके बाद अगर हम बात कर ले बी ऑनर्स सोशियोलॉजी का भी 72 ही है, और बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का भी देखेंगे तो सेम फ़ी है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले बी ऑनर्स साइकोलॉजी का तो इसमें जो 8,000 फ़ी है बी ऑनर्स साइकोलॉजी का। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का देख लीजिए, मास्टर का भी अब उसके बाद अगर हम बात कर ले तो डिप्लोमा BSc का फ़ी देख लीजिए 7,800 है, और बायो साइंस का देख लीजिए 7,800 है। अब उसके बाद अगर हम बात कर ले तो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्स का मैं कुछ कोर पे अभी बता दूँ जो बच्चे पूछने ज़्यादा डिमांडेड होता है। जैसे डिप्लोमा B.Ed की देख लीजिए तो ये इतना फ़ी पेड करना पड़ेगा। जहाँ तक डिप्लोमा की सवाल है यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का, तो उसका जो फ़ी है वो अराउंड 7,800 के आसपास ही होगा। ये B.Tech वाले एस्पिरेंट के लिए देख लीजिए B.Tech का फ़ी कितना है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये B.Tech का फीस रहा, BSc एरोनॉटिक्स का फीस ये रहा। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे ज़्यादातर B.Tech और M.Tech का ही आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे अब आ जाते हैं डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट। देखिए जो रेगुलर में सेलेक्ट होंगे उनका 8,970 रुपीज़, और जो सेल्फ फाइनेंस में होंगे उनका जो है वो 27,720 रुपीज़ उनको फ़ी लगेगा। इस तरीके से अगर BLLB का देखें तो यहाँ पे 10,000 फ़ी है, रेगुलर वाले का सेल्फ फाइनेंस की बात कर ले तो देख लीजिए 40,000 है। इस तरीके से थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी जामिया मिलिया इस्लामिया का रियल से अपडेट करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।